दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड के कल चुनाव नतीजे आने और साथ ही यूपी के बाई इलेक्शन के भी चुनाव नतीजे सामने आने और सभी की उत्सुकता कहीं ना कहीं इन उपचुनाव के और साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव के जो रिजल्ट आएंगे, जो परिणाम आएंगे, सबकी कहीं ना कहीं उत्सुकता इस तरफ लगी हुई है। और काफी जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं या राजनीति को कि जो कहीं न कहीं इंटरेस्ट जिनका रहता है, उनकी तो निगाहें खास तौर से कल के दिन पर लगी हुई हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव नतीजा क्या आता है। और लेकिन साथ ही देश की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजे जो भी जिस भी पार्टी के पक्ष में जाते हैं, जिसके दल के भी पक्ष में जाते हैं, क्या उससे देश की राजनीति पर असर पड़ेगा? इसका लगातार ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से महायुति और महाविकास अघाड़ी 3-3 पार्टियों का गठबंधन थे और झारखंड में हमने देखा कि पूरा एक बड़ा चुनौतीपूर्ण मुकाबला, बड़ा कांटे का मुकाबला इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में दिखाई दिया। तो इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और महाराष्ट्र की राजनीति को बखूबी जानने वाले, समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ जिगर दोषी जी जुड़े हैं, गुजरात से बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अनेक वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव है। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज जिगर जी हमारे साथ काफ़ी नमस्कार, दिनों बाद धन्यवाद, धन्यवाद प्रशांत। जिगर जी हमारे साथ काफ़ी दिनों बाद चर्चा में शामिल हैं, क्योंकि उनका बड़ा शेड्यूल बीच रहा। पिछले 5-6 महीने में बहुत ही व्यस्त रहे हैं वे अपने कुछ कार्यों में और आज हमारे दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं। तो मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ पुनः जिगर जी का। तो जिगर जी, क्या लगता है जो धन्यवाद। महाराष्ट्र की राजनीति है, क्या लगता है आपको जो महाराष्ट्र की राजनीति का जिस तरह से चुनाव हुआ है, जितना कांटे का संघर्ष देखने को मिला इन चुनाव के अंदर, तो ये क्या महाराष्ट्र और झारखंड का मिजाज आप किस तरह से पढ़ पा रहे हैं? वोटिंग पैटर्न जिस तरह सामने आया है और वोटिंग परसेंटेज जिस तरह सामने आई है, उसके आधार पर आप क्या अनुमान लगा पा रहे हैं अपना? बिल्कुल प्रशांत जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका, आपने मुझे मंच पर इनवाइट किया, आपके मंच पर। देखिए, जहाँ तक सबसे पहले मैं महाराष्ट्र शुरू करूँगा क्योंकि सबसे बड़ा तीनों राज्यों में जहाँ पे यूपी में उपचुनाव है केवल 9 सीटों पर, उसके बाद झारखंड और सबसे बड़ी जो सारी 288 सीटों का चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। अब देखिए, महाराष्ट्र में बिल्कुल आपने सही फरमाया कि कांटे की टक्कर रही, ज़बरदस्त टक्कर रही। मैं शुरू करना चाहूँगा 2019 से। 2019 में जिस तरीके से जो भाजपा और शिवसेना का अलायंस था, उद्धव साहब ठाकरे ने फिर उसके बाद तुरंत ही जो घटनाक्रम घटे, उन्होंने अपनी सरकार बनाई, अलग पूरे दल बदल दिए, कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी के साथ चले गए और ये सारे घटनाक्रम के बाद फिर जो उसके 2.5 साल बाद हुआ, उससे भी आप लोग हम सब वाकिफ है कि किस तरीके से वापस से शिवसेना के जो 2 गुट हो गए, एनसीपी के 2 गुट हो गए और वो सब तोड़-फोड़ होने के बाद उसके बाद वापस से भाजपा और शिवसेना, शिंदे सेना और एनसीपी अजित पवार दादा, उनका एक महायुति करके आज की तारीख में सरकार चल रही है। पर ये जो सारा घटनाक्रम हुआ उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ा पिछले 4-5 वर्षों में, खास करके मतदाता के मन में। मतदाता इतना कन्फ्यूज़ हो गया कि उसे समझ नहीं आ रहा कि मेरे एक्चुअली में मुझे किसे वोट देना चाहिए और मैं जिस नेता को पसंद करता था, वो नेता उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी के है या शिंदे सेना साहब की पार्टी के, उसमें कन्फ्यूजन काफ़ी हुआ। उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सेम ऐसा कन्फ्यूजन हुआ अजित पवार दादा की एनसीपी में और शरद पवार दादा की एनसीपी में। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मतदाता बिल्कुल कन्फ्यूज़ है। मैंने कई सारे और प्रोग्राम में भी सुना, देखा है कि जब हम मतदाता से पूछते हैं कोई भी डिबेट में या कहीं कोई और चैनल में भी प्रोग्राम में देखा है, तो मतदाता ये बोलता है कि हाँ, मैं हूँ शरद पवार जी के साथ पर मेरा वोट दूँगा मैं अजित पवार दादा को। हमने ये भी सुना कि मैं अपना वोट दूँगा उद्धव ठाकरे साहब को, लेकिन मैं मानता हूँ शिवसेना शिंदे गुट की जो शिवसेना असली शिवसेना आज कहते हैं, उसका काम अच्छा है और शिंदे साहब अच्छे मुख्यमंत्री है। तो जनता बिल्कुल कन्फ्यूज़ हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके अंदर हम एक एक टॉपिक बिल्कुल मैं जोड़ना चाहूँगा लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन में बिल्कुल बाज़ी उलट-फेर हो गई। जिस तरीके से 48 सीटों का लोकसभा इलेक्शन हुआ और उसमें जो महाविकास अघाड़ी को बढ़त मिली, खास करके कांग्रेस पुनर्जीवित हो गई और कांग्रेस जिस तरीके से पुनर्जीवित हुई, उसका फ़ायदा उनकी महाविकास अघाड़ी सारे अलायंस को भी मिला। शरद पवार जी भी 10 में से 8 सीटें ले जाने में कामयाब रहे। तो उन्होंने अपने झंडे गाड़ दिए, वापस से वो पिक्चर में आ गए। तो ये सारी बातों का जो असर है, वो बिल्कुल इस चुनाव में देखने को मिलेगा क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव था, उसमें वोटिंग परसेंटेज जो थे, वो दोनों पार्टियों का अगर देखें, तो पॉइंट क परसेंट के अंदर का डिफरेंस था, बिल्कुल। जैसे महाविकास अघाड़ी के जो वोट शेयर था, वो शायद 43% 70 से 43.71% आसपास था, इंडिया अलायंस का, जो महाविकास अघाड़ी का और महायुति का मेरे ख्याल से 43.55% आसपास था। तो बिल्कुल 0 पॉइंट परसेंट में कुछ ना कुछ डिफरेंस था, ज़्यादा नहीं था। और यही बात मैं देख रहा हूँ कि इस बार हो सकती है विधानसभा चुनाव में क्योंकि जनता ये बिल्कुल मानकर चल रही है कि हम किसे जिसे भी वोट देंगे, वो आगे जाके कौन-सी पार्टी में जाएगा, वो सबसे बड़ा प्रश्न है।
जनता के मन में। क्योंकि उसे ये नहीं बिल्कुल, पता कि आज शिंदे गुट में जो नेता है उसको हमने वोट दिया है, कल उठ के वो उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी में चला जाएगा। उन जनता को ये नहीं पता कि आज जो अजीत दादा पवार की पार्टी में व्यक्ति है, वो कल उठ के उनकी वोट उनका लेंगे और शायद शरद पवार जी की पार्टी में चले जाएँगे। एक संभावना ये भी देखी जा रही है कि अगर अजीत दादा पवार के इतने वोट या उतने एमएलएज़ नहीं आए, अगर सिंगल डिजिट में या डबल डिजिट में भी 10, 12, 15 तक आए और उन्हें लगा कि महायुति के बदले महाविकास अघाड़ी के पास ज़्यादा नंबर है और वो अगर वहाँ चले गए तो एक और नया इक्वेशन बनेगा और महाविकास अघाड़ी को ज़्यादा बल मिलेगा। बिल्कुल उसी तर्ज पर एक और इक्वेशन भी देखा जा रहा है कि अगर महाविकास अघाड़ी के अंदर उद्धव बाला साहब ठाकरे को ज़्यादा नंबर आ गए और इस तरफ महायुति में उन्हें लगता है कि भाजपा के भी नंबर ज़्यादा है और उन्होंने अपना हाथ मिलाने के लिए पेशकश की, तो वो महाविकास अघाड़ी भी टूट सकती है। ऐसे कई सारे फैक्टर है। जनता भी कन्फ्यूज़ है, राजनीतिक पंडित भी कन्फ्यूज़ है और हम और आप भी कन्फ्यूज़ है। वो कल ही पता चलेगा कि आगे जाके क्या रिज़ल्ट आने वाला है। लेकिन मुकाबला दिलचस्प रहा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने और जैसा आपने बड़ा विस्तार से पूरा बताया कि किस तरह के समीकरण महाराष्ट्र की राजनीति में देखे जा रहे हैं और समझे जा रहे हैं। वो वास्तव में कहीं न कहीं कन्फ्यूजन का माहौल तो उसने क्रिएट कर ही दिया है वोटर्स के दिमाग में भी और राजनीतिक विश्लेषकों के दिमाग में भी। आखिरकार होगा क्या महाराष्ट्र के चुनाव में? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न बन चुका है आज के समय में राजनीति के अंदर। जी। अच्छा अगर बात करें जैसे आपने कहा कि महायुति, महाविकास अघाड़ी के बारे में जो आपने बताया कि अगर देखें कि एकनाथ शिंदे या हों या अजित पवार हों, जिस तरह से उनका कद इन चुनावों के अंदर कम करने का प्रयास बीजेपी के नेतृत्व के द्वारा हुआ है, खास तौर से क्योंकि 150 से ज़्यादा सीटों पर वह लड़ रहे हैं और साथ ही उनके जो 10-15 कैंडिडेट हैं वो शिंदे के सिंबल पर और अजित पवार के सिंबल पर भी लड़ रहे हैं। तो करीब कहा जा रहा है कि 160 से 165 के बीच में उनके बीजेपी के खुद के कैंडिडेट हैं चुनाव जो लड़ रहे हैं। और कोई ऐसे में सीट बँटवारा जिस तरह से हुआ है, उसने भी कहीं न कहीं अनसिक्योरिटी इन दोनों के जो महायुति गठबंधन के नेता हैं अजित पवार और एकनाथ शिंदे, दोनों के मन में अनसिक्योरिटी कहीं न कहीं पैदा कर दी है, कि आखिरकार बीजेपी ने लीडरशिप क्या चाहती है वहाँ पर। तो इसके भी कुछ ऐसे नकारात्मक परिणाम इनके पक्ष में आ सकते हैं? क्योंकि आपस में जिस तरह से आपस में देखा हमने कहीं न कहीं द्वंद्व चल रहा था तीनों नेताओं के बीच, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच में। अजित पवार के स्टेटमेंट भी सामने आए बीच में कि जैसे योगी आदित्यनाथ की उन्होंने स्पीच को नकार दिया, कह दिया यहाँ पर इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह के तमाम आपस में कंट्रोडिक्शन भी सामने आए। इसके क्या प्रभाव आप देख पाते हैं? जी, बिल्कुल। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ स्पष्ट होती है, राजनीति में हमने हमेशा देखा है कि जो जो मतलब सबसे ज़्यादा बलवान होता है, बलशाली होता है, उसी की हमेशा चलती है। तो ये तर्ज पर अगर हम देखें तो भाजपा बिल्कुल बलवान पार्टी है, ज़बरदस्त सबसे बड़ी पार्टी है, तो बिल्कुल सीधी-सी बात है कि उन्होंने अपनी सीट का जो शेयरिंग फ़ॉर्मूला है, उसमें अपना हाथ ऊपर रखा। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, शायद 160 आस-पास, 162 आस-पास उनके सारे कैंडिडेट्स टोटल मिला के लड़ हुँ, रहे हैं। चाहे उनके 149 जो उनके कैंडिडेट्स हैं, उन्हीं की पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे हैं और बाकी के कुछ कैंडिडेट्स जो उनके हैं वो शिंदे गुट के जो शिवसेना है उसके सिंबल पर लड़ रहे हैं और बाकी के अजीत दादा पवार की जो पार्टी है एनसीपी उनके सिंबल पर लड़ रहे हैं। तो ये सीधी बात है कि एक हाथ ऊँचा रखने की एक कवायद है उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी वो रिस्पेक्टफुल तरीके से या रिस्पेक्ट से दोनों पार्टियों को आज की तारीख में ट्रीट कर रही है। उसका एक रीज़न ये मैं देख रहा हूँ, इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्ट्राडिक्शन से ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि भाजपा को ये दोनों गुट की ज़रूरत आगे आने वाले समय में पड़ेगी। इसलिए भाजपा कहीं कोई ऐसा स्टेप नहीं लेगी जिससे उनकी महायुति का जो पूरा एक संकलन है, उसपे कहीं कोई इम्पैक्ट आए। उसका कारण भी बहुत स्पष्ट है कि आज की तारीख में जो पूरी सत्ता की चाबी है, वो मैं देख रहा हूँ, वो शायद दोनों शिवसेना गुट के पास में या फिर जैसे कहा जाता है कि जो महाराष्ट्र का पावर है, वो पवार के हाथ में होता है। तो पवार और पावर गेम हमेशा चलता है और बिल्कुल। साथ में हुँ, हुँ। निर्दलीय। इस बार कितने सारे बागी नेता खड़े हुए, हर एक पार्टी से बागी होकर नेता खड़े हुए, वो भी हमने देखा। तो जो जो इक्वेशन दिख रहा है, वो इक्वेशन बिल्कुल ऐसा दिखा रहा है भाजपा अगर अपने बलबूते पर 110, 115 को क्रॉस कर गई, तो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। वो अपना हाथ बिल्कुल ऊपर रख के अपने हिसाब से मुख्यमंत्री या जो भी सारा जो पोर्टफोलियो वो चयन करेगी और अपना हाथ ऊपर रखेगी। लेकिन अगर भाजपा 90 से 110 के बीच में रहती है, तो वो बिल्कुल वो नकार नहीं सकती किसी भी दूसरी पार्टी को और उनके दरवाज़े ये दोनों पार्टी अभी जो उनकी महायुति में उनके लिए बिल्कुल सकारात्मक तौर पर खुले रहेंगे और सम्मान के साथ खुले रहेंगे क्योंकि वो भी जानते हैं कि आज की तारीख में लोकसभा इलेक्शन के बाद जो पूरा इक्वेशन बना है, उसमें किसी पार्टी को या निर्दलीय को नकारा नहीं जा सकता। तो मैं मानता बिल्कुल। हूँ कि आज के समय में जो 6 पार्टी है, 6 के 6 अब तो 6 गुट हो गए, बीजेपी, कांग्रेस, 2 शिवसेना, 2 एनसीपी और बाकी निर्दलीय। तो इन सबको सबकी ज़रूरत है और महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जो हमने देखा है कि महाराष्ट्र में कभी भी कोई भी इक्वेशन चेंज हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं जो आगे का मतलब जो कल का फ्यूचर या आंकड़ा देख रहा हूँ या जिस तरीके से जो-जो लोगों से बातचीत करके जो आइडिया सामने आया है, वो ये आया है कि शायद दोनों पार्टी बिल्कुल 130, 135, 145 उसी रेंज में कहीं न कहीं आके गोल
गोल घूमती रहेगी। अगर महाविकास आघाड़ी 120 से 130 या 32 की रेंज में रहती है, तो सामने महायुति 132 से लेके 145 की रेंज में रहती है, तो बिल्कुल कांटे की टक्कर बनी रहेगी। लेकिन अगर महायुति बीजेपी की अगर ज्यादा सीट आती है और महायुति 153 154 उसे उसको आगे ले जाने में कामयाब होती है, अपने अकेले की जो सीट आती है उसके बलबूते पर महायुति की टोटल सीटों को, तो फिर आगे बढ़त बहुत बना लेगी और 170 के ऊपर निकल जाएगी। उसमें भी कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल जैसे गुजरात चुनाव में हुआ था कि 110 सीट क्रॉस करने के बाद भाजपा 157 तक पहुंच गई थी। तो मैं मानता हूँ कि इसमें उलटफेर होने की बहुत संभावना है। निर्दलीयों को बहुत ज़्यादा चांस मिलेगा कल, ऐसा भी शायद थोड़ा देखने में आ रहा है। तो ये सारे मुद्दों को लेकर गहमा-गहमी बिल्कुल बनी हुई है। लेकिन दोनों पार्टियाँ जो बड़ी है, कांग्रेस या भाजपा, उनके पास अपने साथी दलों को सम्मान देने के अलावा आज की तारीख में कोई चारा नहीं बचा है और सकारात्मकता से ही राजनीति खेलनी पड़ेगी, वरना कल कुछ भी उलटफेर हो सकता है। जी। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा कि पॉज़िटिव चलना पड़ेगा, जभी अपने अलायंस को भी आप रोक सकते हैं अपने साथ। और तमाम तरह की उहापोह जी। की स्थिति तो बनी हुई है, तमाम तरह का कन्फ्यूजन महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर बना हुआ है कि आखिरकार ऊँट किस करवट बैठेगा, ये बड़ा विषय तो हो ही गया। अच्छा, अगर जी। महाविकास अघाड़ी की बात करें, उसमें भी बड़ा तगड़ा विश्वास देखा जा रहा है। आत्मविश्वास उनका भी आसमान पर है कि उन्हें भी लगता है कि हमारी सरकार बनने जा रही है और उनका आत्मविश्वास के पीछे कुछ कारण भी हैं। जो लोकसभा चुनाव का जो रिज़ल्ट उनके पक्ष में आए थे, उससे उनके आत्मविश्वास में बहुत ऊँचाई भी प्राप्त करी। और उद्धव ठाकरे के प्रति जिस तरह शिवसेना का जो कैडर था, उसमें जो एक सिम्पैथी लहर थी, पार्लियामेंट में हमने देखा वो उनके पक्ष में वो जो कैडर था, जो उनके वेव थी, वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में कहीं न कहीं कन्वर्ट हुई वोट में। तो विधानसभा चुनाव में भी क्या वो कन्वर्शन दिखाई देता है, जो सिम्पैथी थी उद्धव ठाकरे के प्रति शिवसेना के समर्थक वर्ग के अंदर, कैडर के अंदर, क्या वो विधानसभा चुनाव में भी इंटैक्ट रहा उनका? क्या लगता है आपको? जी, बिल्कुल। देखिए, ये बात अगर देखें, जैसे मराठा वोट की बात होती है, तो स्वाभाविक है कि मराठा वोट हमेशा बालासाहेब ठाकरे जी की पार्टी के साथ, शिवसेना के साथ रहे। उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी के साथ भी रहे, लेकिन जिस समय उन्होंने पार्टी चेंज की, अपना जो गठबंधन है, वो चेंज किया, कांग्रेस के साथ गए, शरद पवार जी की एनसीपी के साथ गए, उसके बाद कहीं न कहीं थोड़ी गिरावट आ गई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के जो रिज़ल्ट आए, परिणाम आए, उसने वो बाजी पलट दी और वो देखा कि किस तरीके से उनका जो वोट है, वो उनके फ़ेवर में भी आ सकता है। बावजूद इसके भी कि उनकी तरफ से शिवसेना जो है, शिंदे गुट की शिवसेना, उनको भला-बुरा बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन एक बात अगर आप देखेंगे, वोट परसेंटेज के साथ-साथ में जो सीट है, तो सीट में ज़्यादा अंतर नहीं है। लोकसभा की सीटें देखें तो शिंदे सेना पास जो है, उनकी शिवसेना, उनके पास भी 7 सीटें हैं और अगर उद्धव बालासाहेब ठाकरे जी की पार्टी के पास देखें तो उनके पास भी 8 उसकी सीटें हैं लोकसभा की। तो इतना अच्छा। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ना ही वोट परसेंटेज में फ़र्क है। तो मराठा वोट जिस बाजू बटेगा, जिस बाजू जाएगा, मेरे ख्याल से वो उसी तरफ का एक रुझान देखने को मिलेगा कि किसको कितना वोट गया है। आज की तारीख में मराठा वोट बटा हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शायद कहीं न कहीं जो मनोज जरांगे ने एक मराठा आंदोलन किया था, जिस तरीके से सारे स्टेटमेंट उनके आए थे, देवेंद्र फडणवीस जी के खिलाफ भी कुछ ना कुछ उन्होंने बोला था। उसकी वजह से शायद ये हो सकता है कि भाजपा को मराठा वोट शायद थोड़ा परसेंटेज में कम मिले, लेकिन उसका फ़ायदा अगर शिंदे सेना को जाता है, जो असली शिवसेना आज जो कह रहे हैं, उनकी नीतियों की वजह से या जो लाड़की बहन योजना उसकी वजह से, तो शायद वो फ़ायदा उनकी तरफ से जाता हुआ देख सकते हैं। उद्धव ठाकरे साहब के उनके फ़ेवर में सिर्फ़ एक चीज़ काम कर रही है, वो है सहानुभूति। सहानुभूति इस तरीके से काम कर रही है, जो पुराने शिव सैनिक है, जो आज की तारीख में भी बाला साहेब में मानते हैं, उस वजह से वो उन्हें बिल्कुल वोट देंगे, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, वो कहीं कहीं और नहीं जाएँगे। लेकिन एक बात ये भी गौरतलब है कि कांग्रेस के साथ अलायंस करने के बाद और एक बहुत बड़ा आपने देखा होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी एक फतवा जारी किया था कि हमारे सारे वोट जो है वो एमवीए को, महाविकास अघाड़ी को जाने चाहिए और उसके साथ-साथ में उद्धव ठाकरे जी ने भी कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे वक्फ बोर्ड का जो पूरा बिल आने वाला है उसके ऊपर। तो मेरे ख्याल से ये वोट भी उनको मिलने की गुंजाइश है। तो मैं मानता हूँ कि ये अगर दोनों समीकरण मिलाए जाए, तो उद्धव ठाकरे जी की पार्टी को ये सारे वोट भी मिलेंगे कांग्रेस की सपोर्ट की वजह से और मराठा वोट भी अगर आधे-आधे बँट जाते हैं, तो भी दोनों के लिए एक जिसे कहते हैं एक प्रतिद्वंदी के हिसाब से जो युद्ध है, वो भी जारी रहता हुआ दिखेगा। मैं नहीं मानता कि किसी एक पार्टी को, शिवसेना के जो 2 पार्ट हो गए, उसमें किसी एक को बिल्कुल ज़्यादा सीट मिले और दूसरे को बिल्कुल ना मिले। मुझे ये आज की तारीख में ये चित्र नहीं दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा कि नेक टू नेक फाइट है और सभी अनुमान भी ये लगा रहे हैं। अच्छा, अडानी जो फैक्टर है महाराष्ट्र की राजनीति में, एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ये लगातार चर्चाओं के केंद्र में है। और जिस तरह से महाराष्ट्र की जो इंडस्ट्री को लेकर या उनके जो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट था, उसको गुजरात को जो शिफ्ट किया गया, वह भी चुनाव में बड़ा मुद्दा बना और लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में ये मुद्दे छाए हुए हैं कि किस तरह से पूरा जो महाराष्ट्र की जो आर्थिक ताकत है, उसे कम किया जा रहा है। मुंबई की आर्थिक शक्ति कम की जा रही है और गुजरात में शिफ्ट की जा रही है। तो इसका जो प्रभाव है, इसका जो इम्पैक्ट है, वो किस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति में पड़ता दिखाई देता है? क्या ये फैक्टर भी काम किया है वोटर्स के मन में?
नहीं, देखिए ये फैक्टर ने मुझे नहीं लगता इतना काम किया है, उसके कुछ बिल्कुल मूलभूत रीज़न है, कारण है। उसका कारण ये है कि अब देखिए अगर पूरा घटनाक्रम देखें ना पिछले 1-2 साल का, तो कांग्रेस की तरफ से ये हमेशा कहा जाता है एक एलिगेशन लगाया जाता है अदानी जी के खिलाफ और जब भी एक सेशन होने वाला होता है पार्लियामेंट सेशन तभी क ना कभी उसी समय पे कहीं न कहीं कुछ बातें बाहर आ जाती है। आप देखिए हिंडनबर्ग का जो मामला था वो भी पिछले सेशन के समय आया था। इस बार भी अभी 25 तारीख से पार्लियामेंट सेशन शुरू हुए, तभी ये मामला सामने आया। साथ में एक चीज़ ये भी आ रही है कि अदानी जी के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, उसमें वहाँ की जो अभी जाने वाली सरकार है और जो वामपंथी सरकार है, उस प्रकार के जो माइंडसेट या जो विचारधारा है, उनका भी बहुत बड़ा रोल प्ले है कि वो किस तरीके से भारत को कहीं न कहीं क्षति पहुँचाना चाहते हैं ताकि भारत का विकास रुके। और अमेरिका की एक एक पैटर्न रही है कि जब भी कोई देश बड़ा बनने की कोशिश करे तब वो उसको तोड़ देते हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे और भी कोई देश हो। और चाइना को भी उन्होंने बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश की। अब वो देख रहे हैं कि भारत भी काफ़ी आगे जा रहा है, उनके उद्योगपति भी आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको भी तोड़ने की कोशिश वो बिल्कुल करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर दिक्कत यहाँ पे ये है कि अगर यूथ के मन में क्या चल रहा है? सबसे बड़ी देखने की बात ये है कि कांग्रेस की तरफ से जो प्रचार-प्रसार किया गया है कि आपकी नौकरी जो है, वो नौकरियाँ यहाँ से लेकर वो कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो उनके मन में क्या इम्पैक्ट किया है, वो देखने लायक बात होगी और उसी के ऊपर यूथ अपना वोट डिसाइड करेगा। अगर यूथ को लगता है कि नहीं नौकरियों का इतना ज़बरदस्त प्रभाव नहीं पड़ा, उससे बदले तो सामने अदानी जी का जो इन्वेस्टमेंट है, वो हमारे पास आ रहा है और महाराष्ट्र में भी वो काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। आपका शायद फ़ोन ऑटो रोटेट जी, माफ़ कीजिएगा। हाँ। हाँ, अब आवाज़ आ रही है? लेकिन आवाज़ आ रही है। लेकिन बात ये है कि जो अडानी जी को लेकर जी, तमाम तरह की बातें जो अडानी को लेकर कही जा रही हैं, उसमें न्यूयॉर्क की कोर्ट ने कहा है किसी मतलब ऐसा तो है नहीं सरकारी स्टेटमेंट है, कोर्ट के द्वारा, अदालत के द्वारा जी, स्टेटमेंट है सारा वो। जो भी जी, वहाँ पे जी, एविडेंस उनके शामिल थे, एविडेंस पाए गए और जो महाराष्ट्र से जो जी, इन्वेस्टमेंट उठ के गुजरात गया है, वो भी सच्चाई है। इसमें तो कोई झूठ तो है नहीं, कोई फेक तो है नहीं कि महाराष्ट्र में जो बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट होना था, वो गुजरात शिफ्ट हो गया। तो ये तो बड़ा खुली किताब बिल्कुल, की तरह है, तो ऐसे में अगर विपक्षी पार्टियाँ एलिगेशन लगाती हैं बीजेपी के लीडरशिप पे या जो कहें वो तो मतलब खुली किताब की तरह है, उसमें कोई हिडन तो है नहीं कुछ चीज़ें, तो उसका इम्पैक्ट तो कहीं न कहीं लोगों के मन मस्तिष्क पे होगा ना, वो विचार मैं तो जी, कुछ होगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि यूथ के मन के में अंदर क्या उभर रहा है ना, उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। देखिए पॉलिटिकल पार्टियाँ कुछ भी बोलेगी, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, अपने तरफ से पूरा एलिगेशन लगाएगी, उसके पास जितने सबूत या जो-जो बातें आएगी, वो उसके ऊपर खेलने की कोशिश करेगी। बिल्कुल सामने आप उलट-फेर में देखिए कि भाजपा उसको बचाने की कोशिश करेगी कि ऐसा कुछ है नहीं और ये हमारे देश का जो स्वाभिमान है या जो विकास है, उसके ऊपर ये हमला है। तो ये दोनों पार्टियों वो का सही है, आमने-सामने चलता रहेगा, ये हमेशा का खेल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैं इसको मानता हूँ कि इसका यूथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। नौकरी अब मैंने जैसे अभी आगे कहा मैंने माफ़ कीजिएगा एक फ़ोन आ गया था, इस वज़ह से शायद कुछ जी, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जी, जी। नौकरियों के वो लिए लेकर यूथ के अंदर क्या विचार है, उसके ऊपर सारी बात निर्भर करती है। अगर महाराष्ट्र का यूथ ये सोच रहा है कि नहीं अदानी जी के इन्वेस्टमेंट को कहीं किसी और प्रदेश में ले जाकर हमारी नौकरियों को कम कर दिया गया है, ये मुद्दा यूथ के माइंड में बैठ जाता है तो अलग बात है कि यूथ एक दिशा में जाएगा। अब उसमें भी मैंने ये देखा है कि वहाँ पर यूथ भी बँटा हुआ है। बँटा हुआ इसलिए है कि कई सारे यूथ के अंदर ऐसा भी होता है कि किसी को गवर्नमेंट नौकरियाँ चाहिए, तो उसके लिए जो मुद्दे हैं वो ये सोचकर चल रहे होंगे। जिसे प्राइवेट नौकरियाँ चाहिए, तो वो अदानी जी या और कोई जो बड़ी इंडस्ट्री है उस बारे में सोच रहे होंगे, उसका अपना मन बना रहे होंगे वोट देने के समय में। और जिनको व्यवसाय करना है, वो अपने हिसाब से सोच रहे होंगे। और चौथी कैटेगरी एक भी ये भी आती है कि ये नौकरी, व्यवसाय या ऐसा कुछ ना सोचकर जो भावनात्मक दिशा में सोचने वाले युवा है, जो केवल धार्मिक जो राजनीति होती है कोई भी पार्टियों द्वारा, हर एक पार्टी धार्मिक राजनीति करती है, उसमें भी दो राय नहीं है, हम पूरे भारतवर्ष में हम लोग हमेशा ये देखते हैं। तो जो भावनाओं में बहने वाला युवा है, वो भी अपने अलग तरीके से डिसीज़न लेगा। तो मेरे ख्याल से युवा बिल्कुल। किस कदर जाता है और मराठा किस बाजू जाता है, उसके ऊपर काफ़ी सारा दारोमदार रहेगा और उसी ऊपर से शायद मेरे ख्याल से आने वाले समय की दिशा तय होगी कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार सरकार बन रही है। पर एक बात ये भी स्पष्ट है कि शायद युवा को अपनी तरफ खींचने में सारी 6 की 6 पार्टियाँ कहीं न कहीं थोड़ी बहुत असफल भी रही है अपनी नीतियों या अपनी योजनाओं के द्वारा। क्योंकि जिस लेवल से जो योजनाओं को विस्तारित करके आगे बढ़ाना चाहिए या रोजगार पैदा करने चाहिए थे, वहाँ उस लेवल का काम शायद कोई भी पार्टी 5 साल में हमने देखा कि ढाई-ढाई साल की जो सरकारें थी दोनों पार्टियों की या दोनों जो गुट है उनकी, उसमें कहीं कोई कोई बड़ा चेंजेस या बड़ा बदलाव महाराष्ट्र की राजनीति में हमने इतना बड़ा यूथ लेवल पे नहीं देखा। हाँ, विकास वो सब है या इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है या जो अटल सेतु है, बहुत सारी ऐसी जो योजनाएँ बनी देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे के समय में, ऐसी सारी कई सारी योजना है
और एक उद्धव ठाकरे साहब के समय में कोरोना की मार थी, इस वजह से वो इतना ज़्यादा विकास कर नहीं पाए, कहीं न कहीं उनके हाथ बंधे हुए थे। तो ये सारी बातें लोग समझते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यूथ के मन में ये चीज़ ज़रूर बैठी हुई है कि हमारे लिए बिल्कुल सही-सही रोज़गार लक्षी काम करने वाली सरकार कौन-सी है, नेता कौन-सा है, वो फ़ेज़ उनके मन में उतरना चाहिए। और आज की विडंबना मुझे ये दिख रही है कि जितनी भी 6 पार्टियाँ, 6 जो बड़े गुट हैं, चाहे भाजपा हो, उनके देवेंद्र फडणवीस साहब हो, एकनाथ शिंदे जी हो, शिंदे गुट के शिवसेना जो असली कहते हैं उनके, अजित पवार, अजित दादा पवार हो, दूसरी तरफ शरद पवार साहब हो, कांग्रेस से नाना पटोले साहब हो या राहुल गांधी हो, फेस उनका, और फिर उद्धव बाला साहब ठाकरे। ये 6-7 जो फेस है, उसमें से यूथ को कहीं कोई एक फेस पर बिल्कुल 100% भरोसा नहीं है कि ये हमारे रोजगार के लिए जो बिल्कुल स्पेसिफिक काम है वो कर पाएंगे। इसलिए यूथ भी बटा हुआ है। मैं ये बिल्कुल साफ देख रहा हूँ कि यूथ बटा हुआ है, इस वजह से ही शायद ये वोट भी बटेंगे, और वोट बटेंगे तो इसका फायदा भाजपा को मिलेगा, सबसे ज्यादा 6 के 6 गुट में। ये भी एक सत्य विदित बात है। ये ठीक है, भाजपा की पॉलिसी भी ये रहती है कि वोट बढ़ जाए, फ्रैक्शन जितना होगा उतना ही उन्हें बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, महिलाओं का जी, फैक्टर भी बड़ा काम करता है। लगातार हमने देखा कई चुनावों में बिल्कुल। महिलाओं का जो लाभार्थी वाला मामला है, फैक्टर है, वह बीजेपी का बड़ा फोकस उस पे रहता है। और लाडली योजना बिल्कुल। इन्होंने भी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने यहाँ लॉन्च कर दी थी, और 2-3 महीने का वहाँ पे उन्हें महिलाओं के खाते में पैसे भी पहुँच चुके हैं। तो ऐसे में लाभार्थी वाला जो इम्पैक्ट है, लाभार्थी वाला जो फैक्टर है चुनाव के अंदर, वो किस तरह से जी। आपको दिखाई दे रहा है? क्या महिलाओं का वोट बीजेपी या पूरा जो पूरा महायुति गठबंधन है, मतलब उसको बेनिफिट मिलता दिखाई देता है? अगर महाविकास अघाड़ी की तुलना में देखें, महिलाएं कहाँ लामबंद होती दिखाई देती है? उनके जो फीडबैक है किस तरह के सामने आ रहे हैं, कुछ आप अंदाजा लगा पाए हो तो? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, महाविकास अघाड़ी के तुलना में अगर महायुति की बात करें, तो महाविकास अघाड़ी ने संकल्प पत्र में अपना उनका जो भी मैनिफेस्टो है, उसमें महिलाओं के लिए कुछ 3000 रुपए देने की बात की है, ऐसा कुछ मैंने सुना है। लेकिन सामने महायुति ने ऑलरेडी 1500 रुपए दे दिए हैं 4 महीने के, और अभी आगे दिसंबर तक वो एडवांस में पेमेंट कर चुके हैं। तो जिस तरीके से ये जो योजना का पूरा कार्यान्वयन जो हुआ, जो कार्यान्वित हुई, तो उसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि तकरीबन 2.5 करोड़ आसपास या सवा 2 करोड़ आसपास महिला वोटर है, 2 करोड़ 26 लाख आसपास। तो उनके कई सारे लोगों के खाते में पैसे गए हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से गए हैं। तो लाड़की बहन योजना ने काम ज़रूर किया है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कई सारे जो फीडबैक मुझे मिले या कई सारे लोगों से जो बातचीत हुई, उनमें भी ये बात निकल के सामने आई कि महिलाओं के मन में ये बिल्कुल एकनाथ शिंदे के लिए, खास करके एकनाथ शिंदे साहब के लिए मन में है कि मैंने ये बोलते हुए भी सुना है कई जगह कि हाँ, वो जो दाढ़ी वाला है वो पैसे भेजता है, जो टीका लगाता है। तो इस तरीके से वो उनको आइडेंटिफ़ाई करते हैं, तो ये उनके मन में ज़रूर है। लेकिन सामने एक बात ये भी मैं कहूँ कि ये भी मैंने सुना है कि 1500 रुपए देकर महँगाई जिस तरीके से बढ़ी है, तो वो मामला भी लोगों के मन में है, और वो भी लोगों ने मुद्दा उठाया है। तो ये मुद्दा भी देखने लायक होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन में हमने ये भी देखा कि सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं हुई, कांग्रेस शासित जितने भी प्रदेश है, चाहे कर्नाटक हो या हिमाचल प्रदेश हो या तेलंगाना हो, तो वहाँ क्या स्कीम लागू की गई, फंड का यूटिलाइज़ कैसे हुआ, या फिर कोई स्कीम सही से लागू नहीं हो पाई, उसकी भी बात महाराष्ट्र में हुई। और साथ-साथ में बीजेपी शासित राज्यों में भी सेम बिल्कुल उसी तर्ज पर कौन-सी स्कीम लागू हुई, नहीं हुई, और वहाँ पे क्या कार्यान्वयन हुआ, उसकी भी चर्चा वहाँ पे हुई। वहाँ पर ये भी चर्चा हमने सुनी कि अब वहाँ पे अगर गैस की बॉटल फ्री देने की या फिर उसमें भाव कटौती करने की बात करती है भाजपा या फिर महायुति, तो गुजरात में क्यों नहीं या राजस्थान में क्यों नहीं? और राजस्थान में अगर उन्होंने सरकार बनते टाइम ये बोला था, तो आज अभी उसका अमल कितना हो रहा है? कितने लोगों को कवर किया जा रहा है? ये सारी चर्चा काफ़ी सारे लोगों के साथ में कहीं न कहीं लोग अंदर-अंदर करते हुए दिखे, उसमें कोई दो राय नहीं। इसी वजह से लोग कन्फ्यूज़ है। जो सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि काम कर कौन रहा है और आगे जाके करेगा कौन? और सबसे बड़ी बात, इसमें से जो नेता हमारे साथ है वो आगे जाके कहाँ बैठ जाएगा। तो ये जो चक्र है, वो चक्र की वजह से जनता हो या युवा हो या महिला हो या बेरोज़गार युवा हो या जो भी लोग हो, पूरे महाराष्ट्र के जितने भी वोटर्स हैं, वो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ है। तो सारी की सारी बात जो मैंने देखी ओवरऑल, ये सारे अगर हम वोटर्स देखें, वोटर्स के जो एक प्रतिभाग हमने गिने हैं, चाहे महिला वोटर्स हो, चाहे यूथ वोटर्स हो, चाहे मराठा वोटर हो, चाहे ओबीसी वोटर हो, चाहे और अन्य समाज या दलित समाज के या आदिवासी समाज के वोटर हो, चाहे माइनॉरिटीज़ या अल्पसंख्यक वोटर्स हो, या फिर सारे हिंदू एकजुट होके वोटिंग करें। ये सारी चीज़ों में भावनात्मक बातों ने बहुत ज़्यादा असर किया है। और माननीय योगी जी जब बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं, या फिर माननीय मोदी जी जब एक है तो सेफ है का नारा देते हैं, वो नारे सोशल मीडिया के द्वारा खूब प्रचारित किए गए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब मुझे लगता है कि जितना भावनात्मक तौर पर से हमेशा कोई भी चुनाव लड़ा जाता है, उतना ही जनता को नुकसान होता है। ये भी मैं भली-भांति मानता हूँ, हम सब समझते हैं, क्योंकि भावना के तौर पर अगर आपने शुरू किया, तो आज देखिए अभी चुनाव खत्म हुए 1 दिन हुआ है और आज महानगर गैस ने ₹2 बढ़ा दिया गैस के दामों में।
तो ये हम देखते हैं कि हर जगह सरकारें ये करती है, चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो या कोई भी सरकारें हो। तो सरकार का तो काम ही है कि सिस्टम को चलाना और जनता की जेब से पैसा निकालना। तो मेरे ख्याल से ये जनता को अब सोचना होगा कि आप जिस किसी को भी वोट देते हैं, एटलीस्ट आप अपना जो वहाँ पे आपके वहाँ जो व्यक्ति खड़ा है, जो उम्मीदवार खड़ा है, आप उसी के बारे में सोचिए। जातिवाद कम कीजिए और जातिवाद के अलावा आप सोचिए कि ये व्यक्ति आपके लिए या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या काम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तभी कुछ अच्छा मामला आगे जाके बैठेगा। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने कि महत्वपूर्ण बात ये है कि जनता के सरोकार जो हैं, जनता के जो विषय हैं, जनता के जो विमर्श हैं, उस पे अगर जी। राजनीतिक दल बात करें, बहस करें, तो जनता भी कम से कम अपने जिन्हें नेता चुनने जा रही है, जिन्हें नेता चुनती है, उनसे वे सवाल करे इन बातों का कि हमारे मुद्दों पर आप कर क्या रहे हैं। बिल्कुल, सांप्रदायिक राजनीति हो, बिल्कुल। जाति की राजनीति हो, धर्म की राजनीति हो, ये सब ठीक है, अपने-अपने सब राजनीति के हितों के लिए करते हैं, लेकिन बात है कि जनता का क्या भला हो रहा है? असली बात तो ये है कि जनता बिल्कुल, के जो संघर्ष है, उसका जो खर्चा रसोई का, वह दो दुगुना 3 गुना हो बिल्कुल। चुका है और जो उसके इनकम के साधन हैं, इनकम के स्रोत हैं, वह कम हो चुके हैं। तो जो संघर्ष है आम आदमी बिल्कुल, का, वो बढ़ गया लगातार। तो जनता और आज जैसा आपने कहा कि चुनाव निपटा खत्म हुआ है और ₹2 बढ़ गए हैं गैस पर, तो महँगाई का तड़का हाथ के हाथ लग जी, गया है जनता के लिए। जी, अच्छा, हम जी, झारखंड पे आते हैं। बिल्कुल, झारखंड में हमने देखा कि जिस तरह सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया गया, घुसपैठिए पूरा एक बड़ा मुद्दा बनाया हेमंत बिस्वा शर्मा ने, वहाँ लगातार कैंपेनिंग करते रहे बिल्कुल, घुसपैठिए को लेकर। जबकि घुसपैठिए अगर बिल्कुल। घुसपैठिए का अगर दोष जाता है तो फिर तो जो सरकार केंद्र में है वो उसका उसके ऊपर उसकी कमी है। भई झारखंड की सीमा किसी देश से जी, तो लगती नहीं है। वो तो एक राज्य है, उसकी देश से सीमा लगती नहीं कि उसके किसी दूसरे देश से सीधे घुसपैठिए झारखंड के अंदर आ जाएँगे। वह बॉर्डर क्रॉस करेंगे, दूसरे बिल्कुल, राज्य क्रॉस करेंगे जब झारखंड के अंदर आएँगे। तो ये जो भरमाने का जो प्रयास है आम आदमी को, ये कितना झारखंड की जी। राजनीति में किस तरह से दिखाई देता है आपको? बिल्कुल, देखिए झारखंड की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा आपने बताया वही रहा, घुसपैठियों का जो मुद्दा है, वो मुद्दा काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से छाया हुआ, बाकी सारे जो वहाँ की स्कीम या योजनाएँ चल रही है उसके साथ-साथ और जिस-जिस पार्टी ने अपना जो-जो मैनिफेस्टो दिया उसके साथ। लेकिन घुसपैठियों वाला जो मामला है ना, उसमें मैं मानता हूँ कि हर एक दल दोषी है। हर एक दल इसीलिए दोषी है कि चाहे किसी की भी सरकार हो, जेएमएम की सरकार हो, कांग्रेस के साथ में युति हो उनकी या आने वाले समय में और कोई सरकार बने या उन्हीं की रहे या फिर आगे पहले भाजपा ने अगर शासन किया है उनके अलायंस के साथ में। तो ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, हर एक जो नेता है या जो पदाधिकारी है, उनका कर्तव्य है कि इस ऐसी चीज़ों को रोका जाए। आप ये लोग क्या करते हैं, ये आपने बताया बिल्कुल बखूबी समझाया कि ये लोग ये करते हैं कि इसका फ़ायदा चुनाव के लिए, उसके सेंटिमेंट्स को बढ़ाने के लिए करते हैं। हालाँकि जो काम करना है, वो धरातल पर करना है, सेंटिमेंट्स के लिए नहीं करना है। तो मेरे ख्याल मेन से बात यही है। आदिवासी समाज का एक मुद्दा जी, और ये आदिवासी समाज का मुद्दा और घुसपैठियों का मुद्दा बहुत हावी रहेगा और झारखंड में भी मैं बिल्कुल नेक टू नेक लड़ाई देख रहा हूँ आज की तारीख में। क्योंकि एक सहानुभूति की लहर भी बिल्कुल जेएमएम के प्रति है और जिस तरीके से उन्होंने जो पहले काम किए या उनका जो पूरा दल है बरसों से वहाँ पे कार्यरत है, उसकी लहर बिल्कुल है और उसके सामने झारखंड में से जेएमएम से जो बड़े नेता शिफ्ट होकर जब भाजपा में जॉइन किए, जिन्हें टाइगर कहा जाता है वहाँ के। हुँ। मैं नाम भूल रहा हूँ चंपई उनका। चंपई चंपई सोरेन चंपई सोरेन। जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो उनका उनको टाइगर जो कहते हैं, उनका भी काफ़ी होल्ड है, कम से कम ये कहा जाता है कि 17-18 विधानसभा जो सीट है, उसके ऊपर उनका होल्ड है। तो ये भी देखने लायक बात होगी कि वो अपना कितना बेस्ट देते हैं भाजपा के लिए। तो भाजपा को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जो-जो लोगों को हम लोग हमारे वहाँ लेकर आते हैं, वो हमारे लिए सही में फ़ायदेमंद साबित होते हैं या नहीं होते। क्योंकि भाजपा के अंदर इतने सारे पार्टियों से अलग-अलग लोग आते हैं। फिर कई बार ये होता है कि भाजपा के जो असली कार्यकर्ता होते हैं, वो बेचारे कुर्सी बिठा रहे होते हैं, लगा रहे होते हैं और जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो एमपी, एमएलए पता नहीं कहाँ-कहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसे कई किस्से हमने महाराष्ट्र में भी मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन एक नेता को बोलते हुए सुना, जो योगी जी का नारा उन्होंने दिया, जो पूरे भारतवर्ष में हिंदुत्व का प्रचार-प्रसार और हिंदुओं को एक करने के लिए जो नारा उन्होंने दिया, उसके सामने बाहर से आए हुए एक नेता ही कुछ अलग गलत-सलत बोलते हुए नज़र आए, जो कांग्रेस से आए थे और भाजपा ने उनको वहाँ अंदर लाकर तुरंत ही एमपी बना दिया और आज की तारीख में उनके परिवार से एक व्यक्ति को एमएलए के ये विधानसभा सीट के लिए टिकट भी दे दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें भाजपा को सोचनी होगी कि उनका जो कैडर है उन्हें कैसे सँभालना है और सामने कांग्रेस या जेएमएम हो या जो दूसरी जो भी पार्टी है, उन्हें अपना कैडर बढ़ाना पड़ेगा, अपना संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। तब जाके एक जनता के फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ काम होगा, वरना अगर एक तरफ़ा अगर कोई शासन बैठ जाता है, तो ये बिल्कुल जनता के लिए दिक्कत वाली बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जितना दूसरे दलों के नेताओं के लिए रेड कार्पेट बीजेपी ने बिछाया हुआ है, तो उनके नेताओं की चिंताएँ जी, बढ़ना स्वाभाविक है। अब देखें कि कई सारे पूर्व मुख्यमंत्री आज बीजेपी में झारखंड के हैं, जो उनके कई मुख्यमंत्री रह जी, चुके हैं, बड़े-बड़े कद के नेता हैं। ऐसे चंपई जी, सोरेन का भी आना उनकी धड़कनें बढ़ा रहा है। बिल्कुल। और अच्छा, हेमंत सोरेन को लेकर आपने कहा कि एक सिम्पैथी तो है ही उनके प्रति, आदिवासी नेता हैं
और जिस तरह से वो जेल में जी, गए, जेल से बाहर आए, तो जो पूरा एपिसोड घटनाक्रम जी, घटा था वो, उसने सिम्पैथी उनके जी, प्रति आदिवासी समाज में तो ज़्यादा बढ़ा दी है। इसका इम्पैक्ट बिल्कुल। चुनाव में क्या दिखाई दिया आपको? चुनाव मतदाताओं के अंदर कुछ उसका एक सिम्पैथी उनके प्रति दिखाई दी, क्या लगता है आपको? नहीं, सिम्पैथी बिल्कुल दिखाई दी क्योंकि जो-जो आरोप लगाए गए थे, उस आरोप में से कुछ ज़्यादा बड़ा सिद्ध नहीं हुआ। इस वजह से ज़्यादा सिम्पैथी दिखाई दी क्योंकि उनको काउंटर अटैक करने का मौका मिल गया। हेमंत सोरेन साहब को वो मौका मिला कि मुझ पर जो आरोप लगाए हुए थे, वो बिल्कुल इस तर्ज पर थे जैसे कोई राजनीतिक विध्वंस हो, कोई राजनीतिक द्वेष हो या कोई जैसे हम दुश्मनी कहते हैं राजनीति की भाषा में। तो मेरे ख्याल से उसका फ़ायदा उन्हें ज़रूर मिलेगा। वो भी अपने प्रचार-प्रसार में भावनात्मक तौर पर ही प्रचार करते हुए दिखे तो ये जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही है कि सभी नेता भावनात्मक तौर पर प्रचार कर रहे हैं। हालाँकि जनता को वहाँ की जनता को ये भी पूछना चाहिए हेमंत सोरेन साहब को कि अगर आप और आपकी जो पार्टी है, आपके पिताश्री के समय से है, तो वो पार्टी ने झारखंड के विकास के लिए अभी तक क्या-क्या काम किया, कितनी योजनाओं को लागू किया और खास करके आदिवासी समाज के लिए क्या किया, कितनी ज़मीनों का आवंटन किया, अगर कोई ज़मीन कोई बड़ा उद्योगपति ले लेता है, तो उसके सामने आपने क्या स्टेप लिए। मुझे लगता है जनता को ये सोचना पड़ेगा, जनता अगर बिल्कुल भावनाओं में बह जाएगी कि मेरा नेता जेल में गया था, वो बिल्कुल बेकसूर था, फिर भी डाल दिया, अब तो मेरा वोट इसी को। तो उसमें जनता को आगे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 1500 2000 रुपए लेके बात खत्म हो जाएगी और आपका घर का खर्चा आएगा 10,000 रुपए। तो जनता को 8,000 रुपए जेब से ही भुगतने हैं। तो ये जनता को सोचना है कि 1500 2000 5000 लेके चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस 3000 दे महायुति 2000 या 1500 दे या झारखंड में जो कोई पार्टी हो 1500 2000 या 2100 रुपए का वादा करे या जेएमएम में वो कोई वादा करे, अभी मेरे ख्याल से एक स्कीम चल ही रही है वहाँ पर तो ऐसी। तो ये सारे वादों के जी, बीच में जनता को ये सोचना होगा कि हम 2-4 हज़ार रुपए लेकर हमारा घर का खर्चा तो उसके बाद बढ़ने ही वाला है क्योंकि वो हमसे ही हमारी जेब से ही निकाला जाएगा। तो हमें कैसे नेता चाहिए? तो वो मुझे लगता है भावनात्मक तौर की जो राजनीति है उसको भारत में बहुत हद तक घुसा दिया गया, अंदर तक एकदम वो जड़ें पकड़ ली है मजबूत, उसको थोड़ा-सा दूर करना चाहिए, जनता को ही करना चाहिए। जी। जनता नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत अंदर तक बैठ गई ये बात ये और साथ ही भावनात्मक राजनीति तो लगातार होती रही है देश की राजनीति में और जिससे धर्म के जी। नाम पर या जाति के नाम पर अपने गोलबंद करने का जो प्रयास रहता है राजनीतिक दलों का, उसमें तो अब इन कुछ सालों से हम देख रहे हैं बहुत ही इसमें तेज़ी भी आ गई है और लगातार उस पे बड़ा फ़ोकस जी, राजनीतिक दलों का बना हुआ है। और साथ ही फ्री बीच की बात करें कि एक मतलब लाभार्थी वाला जो पूरा सिस्टम है राजनीति का, वो तो ऐसा लगता है कि स्थापित जी। कर दिया भारत की राजनीति में। इससे पीछे छुड़ाना आने हुँ, वाले समय में बहुत ही मुश्किल होगा राजनीतिक दलों के लिए भी। क्योंकि जो लाभार्थी वाला बिल्कुल। इम्पैक्ट है वह ना दलों को फ़ायदा भी हुआ है और जनता की जैसे आपने कहा कि अपने सरोकारों को लेकर, अपने विमर्श को लेकर बात नहीं करती है। लाभार्थी या कुछ फ्री बीज उन्हें मिल रहा है, कुछ रेवड़ियाँ बँट रही हैं, तो उसके मोह-पाश में बिल्कुल। आकर वह अपना वोट दे देती हैं, जो कि बड़ा नुकसानदायक है। जी, अच्छा, कल्पना सोरेन का फैक्टर भी बड़ा एक इस बार चर्चा रहा है झारखंड के अंदर। कल्पना सोरेन ने जिस बिल्कुल, तरह से बिल्कुल। आक्रामकता के साथ पूरा चुनाव प्रचारी कमान भी सँभाली, पूरा सहयोग किया उन्होंने हेमंत सोरेन का और उनकी एब्सेंस में भी लगातार झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में दौरा करते रहे। तो कल्पना सोरेन का जी, जो इम्पैक्ट है झारखंड के चुनाव में, वो किस तरह से आपको दिखाई दिया? जी। उनका इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ेगा क्योंकि जब हेमंत सोरेन साहब जेल में थे, तो पूरी पार्टी की बागडोर जो कमान है, वो उन्होंने ही सँभाली। बहुत खूब सारा प्रचार भी किया और जनता के साथ वो जुड़ी रही है। एक महिला होने के नाते भी एक ये भी कनेक्ट मिलता है, जो महिलाओं के साथ वो ज़्यादा अच्छे से जुड़ पाएगी। तो मेरे ख्याल से उसका फ़ायदा ज़रूर जेएमएम को मिलेगा, उन्होंने बहुत सही-सही से प्रचार किया है। तो मैं मानता हूँ कि इसका फ़ायदा बिल्कुल देखने को मिलेगा, लेकिन फाइट जो है, ये नेक टू नेक आज की तारीख में दिख रही है, ख़ास करके जेएमएम और बीजेपी के सामने। अच्छा, वहाँ पर भी अडानी फैक्टर है क्या झारखंड के अंदर भी? क्योंकि वहाँ भी जो खनिज खदान है वगैरह है, बिजली संयंत्र के ऊपर जो वहाँ पे लगातार अडानी के व्यापार को लेकर भी बहुत बातें होती रहीं। क्या अडानी फैक्टर भी वहाँ काम कर रहा है? क्या लगता है आपको? देखिए, ये फैक्टर वहाँ काम कर रहा है या और कोई राज्य में मैं ऐसा थोड़ा उसको उलट-फेर मानता हूँ। वो इसलिए मानता हूँ, उसके पीछे बिल्कुल स्पेसिफिक कारण है कि आप कोई भी सरकार ले लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि जनता का फ़ायदा नहीं हो रहा है या जनता को दिक्कत हो रही है। जनता को तो जो भी अच्छा या बुरा है, वो फेस करना ही करना है। लेकिन आप अगर बहुत इसके डीप में जाएँगे ना, तो कोई भी उद्योगपति हो, केवल अदानी जी नहीं, चाहे कोई भी उद्योगपति हो, वो हर एक सरकारों के साथ जुड़े होते हैं। आप देखिए अदानी जी का लेकिन व्यवसाय है, उन्होंने लेकिन राजस्थान में 60,000 हाँ, करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट किया था अशोक गहलोत जी के साथ। अभी तेलंगाना में लेकिन भी 100 करोड़ मोनोपोली में रुपए जो का कुछ उन्होंने लेकिन इसमें जी, इसमें जिगर जी लेकिन इसमें बात ये है कि ठीक है, इन्वेस्टर तो हर जगह जाएगा ही, इन्वेस्ट करेगा ही और हर कोई जी, जो बुलाएगा भी इन्वेस्टर को, कोई भी उद्योगपति हो, कोई राज्य जी, सरकार मना नहीं करने जी। के लिए। क्योंकि इन्वेस्टर इन्वेस्ट होगा पैसा तो वहाँ पे रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन मोनोपोली की बिल्कुल, जो बात बिल्कुल। कही जाती है, जो मोनोपोली वाली बात कही जाती है, वह तो कहीं न कहीं जी। दिक्कत वाली बात है ना वो? वो क्या लगता है, वो फैक्टर?
बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं देखिए मोनोपोली की जहाँ तक बात की जाती है, मोनोपोली एक्चुअली क्या है कि बहुत ज़्यादा उसका प्रचार-प्रसार किया गया है, ख़ास करके जो एयरपोर्ट क्षेत्र की बात है या फिर खदानों की बात है या पोर्ट की बात है। ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर उनकी मोनोपोली की बात की जाती है, बाकी ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं। आप अगर स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो उसमें आपको जो निफ्टी 50 में जो कंपनीज़ मिलेगी, उसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप में क्योंकि मैं बतौर गुजराती मैं रोज़ स्टॉक मार्केट में एक्टिव होता हूँ सुबह 2 घंटे। तो आप जी। देखेंगे तो 6000 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं, कोई ऐसी मोनोपोली की बात नहीं है और अभी भी भारत में कम से कम और 10,000 बड़ी कंपनियों को खुलने का स्कोप है। इतना बड़ा हमारा अर्थतंत्र है, तो मैं नहीं मानता कि इसमें कोई मोनोपोली वाली बात है, ये केवल एक प्रोपेगेंडा होता है हमेशा कोई भी बड़े व्यक्ति के प्रति। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं कहने की आपको कोशिश आपके दर्शकों को बताने की बात कर रहा हूँ, वो ये है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, वो अगर कोई भी उद्योगपति के साथ जुड़ती है, मिलती है, उसके बाद फिर उसी को एलिगेशन करती है। सबसे बड़ा जनता को सोचने वाली बात ये है कि अगर जेएमएम या कांग्रेस या चाहे महाविकास आघाड़ी में कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता अदानी जी हो या अंबानी जी हो या टाटा हो या बिरला हो या किसी को भी कुछ भी बुरा-भला बोलते हैं या आम आदमी पार्टी जो हमेशा हमने सुना है कि वो हमेशा बड़े उद्योगपतियों को कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। उसके सामने आप देखिए जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उद्योगपतियों के साथ मिलकर उनसे चंदा लेकर वो राज्य को चलाने के लिए वही लोग काम करते हैं। तो ये जो दो धारी नीति है ना, उसको जनता को समझना होगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कि आप ये मत देखिए कि आपका नेता जो है वो अदानी जी के साथ बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है या बिल्कुल उसके विरोध में है। लेकिन वो काम तो कर ही रहा है पिछले दरवाजे से, उनके साथ में। तो ये कोई भी उद्योगपतियों के साथ लागू पड़ता है। उद्योगपतियों के लिए ऐसा कुछ नहीं होता कि ये पार्टी का नेता या वो पार्टी का नेता। ये सीधी-सी बात है। उनके लिए बिज़नेस सबसे बड़ी चीज़ होती है। लेकिन हर एक आपकी नेता जो आवाज़ है वो आपकी आवाज़ ने हाँ, हर एक जो आपकी आवाज़ नेता है वो ब्रेक हो रही उद्योगपति है को गाली देता है, वो खराब बात है। आपकी आवाज़ जी। ब्रेक हो रही है बार-बार, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज़। जी, जी। शायद मेरे ख्याल से आवाज़ या नेट का शायद थोड़ा-सा इश्यू लग रहा है। और अच्छा, अच्छा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कोई भी नेता है, वो हर एक उद्योगपतियों को गाली देने के बाद फिर फंडिंग भी उसी से लेता है। तो ये जनता को बिल्कुल, ये बिल्कुल। देखना होगा कि ये हाँ, कि राज ये क्यों राज कर रहे हैं। राजनीति का दस्तूर है। राजनीति का दस्तूर है कि जिस बिल्कुल, तरह से पूरा बिल्कुल। एक हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ राजनीति का, वो वास्तव में बहुत बड़ा जी, विरोधाभास वाला है। तमाम तरह के दावे जी, किए जाते हैं, तमाम तरह की बातें की जाते हैं, लेकिन जो कार्य होता है, जो एक्ट होता है, वो उसके विपरीत होता है। जी, तो तमाम तरह के विरोधाभास हमारी बिल्कुल। राजनीति के अंदर है। और कार्यक्रम के अंत में अंतिम पड़ाव पे आते हैं कि अगर उपचुनाव की बात करें उत्तर प्रदेश की, जिस तरह के वीडियो जी, सामने आए हैं, जिस तरह की बातें उपचुनाव को लेकर कही जा रही हैं, तो आखिरकार बाय इलेक्शन इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए कि उसपे पूरा जीने-मरने का प्रश्न बन गया राजनीतिक दलों के लिए, सत्ता पक्ष के लिए या विपक्ष के लिए। मतलब उपचुनाव तो इतना कोई ध्यान नहीं जी, देता है, जी। इतनी गंभीरता से नहीं लेता है कोई भी पार्टी। लेकिन इस बार हम देखें नहीं, मैं यूपी मैं बाय आपको बिल्कुल बिल्कुल इस बात को बता दूँगा। मैं एक्चुअली इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बस 2-3 मिनट जी, में एक और डिबेट पे जॉइन करना है इसलिए। जी, जी, तो मैं इसका जी, जवाब तुरंत दे देता हूँ आपको कि उपचुनाव है इतना महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि इमेज का सवाल है। लोकसभा चुनाव में जो भाजपा का जो नंबर्स था वो कितना डबल आधा हो गया। जितना उनका 2019 में जो उनके पास सीटें थी उससे बिल्कुल आधा हो गया, 33 सीटों पर आ गई और सबसे बड़ा फैक्टर बन के अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी 37 नंबर के साथ उभरी। वो बहुत बड़ा उलटफेर था। कोई उसको पचा नहीं पाया। इस वजह से आज की तारीख में इमेज का सवाल है कि माननीय योगी साहब ने जो पूरे इमेज बनाई है, कानून व्यवस्था बनाई है, वो काम कर रही है। हिंदुत्व का जो प्रचार-प्रसार हो रहा है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उस वजह से ये सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हो गए। बाकी एक बात ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि ये उपचुनाव के रिजल्ट कुछ भी आए, उससे सरकार के आंकड़ों में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल, ना यूपी की सरकार अभी जाएगी, ना यूपी की बिल्कुल, सरकार में जितने विधायक हैं, उसमें कुछ कमी आएगी। वो तो बहुमत के साथ काम कर ही रही है। लेकिन प्रश्न बड़ा इसीलिए क्योंकि एक इमेज का सवाल है, एक नाक का, एक इज़्ज़त का सवाल हो गया कि हमें इतना ज़बरदस्त सेटबैक देखने को मिला लोकसभा में, उसको हम रिवाइव नहीं करें उसको हम वापस रिपीट नहीं करने देंगे और हम कम से कम 6-7 सीटें लेकर आएँगे, ये भाजपा सोचकर चल रही है। और सामने अखिलेश यादव जी ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी भी 7-8 सीटें से ज़्यादा आएगी। तो इस वजह से ये एक जिसे कहते हैं घमासान एक हाँ, इज़्ज़त का या फिर एक हाँ, प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। उसके अलावा कुछ नहीं है, उसमें जनता को कुछ लेना-देना नहीं है। पर ये अपने-अपने नेताओं की जो यूपी में जो 2 बड़े नेता हैं, ये उनके प्रतिष्ठा का सवाल है। बस इसी वजह से इतनी गहमा-गहमी है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रतिष्ठा का सवाल है और पार्टी की जो राजनीति है आपस के अंदरूनी उसका भी बड़ा रोल है पूरे इस उपचुनाव की जो परिणाम आएँगे उसको जी, लेकर जी। भी। बीजेपी की जो अंदरूनी जी, राजनीति है उसके बारे में तमाम तरह की चर्चाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं, क्योंकि आपको भी नेक्स्ट डिबेट जी, में बैठना है। तो जिस तरह से आपने पूरे जी, जो गणित है समझाया है कि महाराष्ट्र, झारखंड या यूपी के बाय इलेक्शन के आखिरकार राजनीति मायने क्या, राजनीति निहितार्थ क्या और किस तरह की राजनीति के परिणाम चुनाव के परिणाम सामने आ सकते हैं। और कल का दिन वो है जहाँ परिणाम सामने आएँगे, सबकी निगाहें कल के दिन की तरफ लगी हुई हैं।
और सभी को हमारी शुभकामनाएं, जितने सभी राजनीतिक दलों को, सभी उनके उम्मीदवारों को, सभी पार्टियों के हमारे उम्मीदवारों को, सभी को हमारी शुभकामनाएं हैं। और चुनाव परिणाम जो भी आएंगे, हमें उम्मीद है, विश्वास करते हैं कि प्रदेश की राजनीति अच्छी तरफ आगे बढ़ेगी, लोगों के सरोकार, लोगों के विमर्श को वह ज्यादा तरजीह देंगे और लोगों के जो भलाई के कार्य हैं उनकी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों का धन्यवाद। समय निकाला। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।